नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया। आप देख रहे हैं ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरू करते हैं आज के हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। एसईसीआई ने 1.5 गीगावाट आईएसटीएस सौर परियोजनाओं के लिए दी निविदाएं। सरकार पूंजीगत व्यय में 15 से 20% बढ़ोतरी का चुन सकती है विकल्प। भारत के बुनियादी ढांचे के परिदृश्य में विकास की आशा। हरित निर्माण बुनियादी ढांचे के लिए कम कार्बन वाले हैक। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी के लिए आरपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठहराया जिम्मेदार। नितिन गडकरी ने बालोतरा में 102 करोड़ के राम सेतु रेलवे ओवरब्रिज का किया उद्घाटन। स्थिर आय पर्यटन संख्या के बीच अयोध्या में बुनियादी ढांचे को मिला बढ़ावा। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण, अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने और स्टार्टअप के लिए नियामक नीतियों पर देता है जोर। एनटीपीसी ने ईपीसी पैकेज और भूमि आवंटन सहित 300 मेगावाट सौर परियोजनाओं के लिए पर्यावरण अनुकूल बोलियां की आमंत्रित। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2024 के अंत तक देखने को मिलेगी पहली उड़ान। अल्ट्राटेक को विकास की राह पर लाने के लिए भारत का बुनियादी ढांचा प्रयास। ईवी निर्माता परिवर्तन को सक्षम करने के लिए व्यापक सुसंगत नीति की करते हैं वकालत। बजट में संरक्षणवादी उपायों के लिए सरकार से अनुरोध। 2023 में औद्योगिक और लॉजिस्टिक क्षेत्र की मांग पहुंची रिकॉर्ड स्तर पर। शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने ट्रेंच 14 के तहत भारत में 1500 मेगावाट की अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली आईएसटीएस से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी 2024 है। बोलियां 28 फरवरी को खोली जाएंगी। बोलीदाताओं को बोली दस्तावेज शुल्क 29,500 और बोली प्रसंस्करण शुल्क 5 लाख प्लस लागू कर जमा करना होगा। 50 मेगावाट से 90 मेगावाट तक उद्धृत क्षमता के लिए प्रत्येक परियोजना के लिए और 100 मेगावाट और उससे ऊपर उद्धृत क्षमता तक प्रत्येक परियोजनाओं के लिए 1.5 मिलियन प्लस लागू कर सार्वजनिक अवसंरचना वित्त कंपनी आरईसी लिमिटेड को ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के लिए समग्र कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, जिसका लक्ष्य मार्च 2026 तक 40 गीगावाट रूफटॉप और सौर क्षमता हासिल करना है। आरईसी मंत्रालय द्वारा तैयार कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार होगा। सरकार अगले साल पूंजीगत व्यय में 15 से 20% की वृद्धि का विकल्प चुन सकती है, जो चालू वित्त वर्ष के लिए प्रदान किए गए 10 लाख करोड़ से अधिक है, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था में मांग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक व्यय को बनाए रखना चाहती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2024 से 25 के लिए 3.2 लाख करोड़ आवंटित किए जा सकते हैं, जबकि चालू वित्त वर्ष के दौरान 2.7 लाख करोड़ आवंटित किए जा सकते हैं। 18.5% की वृद्धि। इसी तरह रेलवे अगले साल 14% बढ़कर 2.8 लाख करोड़ हो सकता है, जबकि इस साल ये 2.4 लाख करोड़ रुपए है। इस कदम को सीमेंट और स्टील जैसे क्षेत्रों के साथ साथ रोजगार सृजन के लिए सकारात्मक माना जा रहा है, क्योंकि ये चालू वित्त वर्ष के दौरान स्वस्थ वृद्धि के कारण आया है। पिछली फरवरी में अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूंजीगत व्यय को 30% बढ़ाकर रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा की थी। सरकार 1 फरवरी को अंतरिम बजट की घोषणा करने के लिए तैयार है। मुख्य रूप से अप्रैल से मई 2024 में आगामी आम चुनावों से पहले वोट ऑन अकाउंट के रूप में उद्योग हितधारक सरकार के पूंजीगत व्यय के लिए वित्त वर्ष 2025 के लक्ष्य का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण कारक है। आर्थिक विकास। हाल ही में संपन्न वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करने के सरकार के लक्ष्य को
व्यक्त करते हुए बढ़ते बुनियादी ढांचे क्षेत्र के लिए अपने दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। विश्लेषकों ने कहा कि ये टिप्पणियां बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अंतरिम बजट 2024 में नीतियों और प्रोत्साहनों की संभावना का सुझाव देती है। स्थिरता की दिशा में अभियान को तेज करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कम कार्बन प्रौद्योगिकी और उन्नत निर्माण सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने वाली पायलट परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एक हैकाथॉन पथ चिंतन 2024 लॉन्च किया है। हैकाथॉन का उद्देश्य स्थिरता की दिशा में MORTH के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना है। मंत्रालय का लक्ष्य है पायलट परियोजनाओं के माध्यम से समाधान की प्रभावकारिता प्रदर्शित करने, एक प्रतिष्ठित सलाहकार संस्थान के माध्यम से इसके प्रदर्शन की निगरानी करने और अंततः समाधान को अपनाने के लिए आवश्यक इकोसिस्टम की सुविधा प्रदान करके नव प्रवर्तकों और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को सहायता प्रदान करना है। सुभाष चंद्र की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने RPS इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ एक शिकायत में कहा है कि अप्रत्याशित घटना की स्थितियों पर भरोसा करना तब तक अस्वीकार्य है जब तक कि उन्हें विशिष्ट सबूतों के साथ पर्याप्त रूप से प्रमाणित नहीं किया जाता है, जो सीधे बाहरी कारकों को परियोजना में देरी से जोड़ता है। शिकायतकर्ता की दलीलें शिकायतकर्ता ने एक फ्लैट बुक किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 21 जनवरी को विश्वास व्यक्त किया कि बालोतरा में राम सेतु नामक नव उद्घाटन रेलवे ओवरब्रिज राज्य की प्रगति को काफी बढ़ावा देगा। बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जोधपुर बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग 112 पर 102 करोड़ रुपए की लागत से 2 किलोमीटर लंबे 2 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन में भाग लेते हुए रेलवे ओवरब्रिज से बालोतरा को होने वाले तत्कालिक लाभों पर प्रकाश डाला है। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ अयोध्या को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास वर्षों की सीमित आय वृद्धि और पर्यटक प्रवाह के कारण हुआ है। राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह से पहले घोषित की गई पहलों में एक हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, कनेक्टिंग हाईवे, सड़क, पानी और बिजली परियोजनाएं शामिल हैं। 22 जनवरी को जिले के औसत निवासी की आय परंपरागत रूप से उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय से कम हो रही है। अयोध्या की प्रति व्यक्ति आय 3.8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर पर 2011 से 12 में 24,800 रुपए से बढ़कर 2018 से 19 तक 32,293 रुपए हो गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगी। आम चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के बाद पूर्ण बजट सामने आएगा। अंतरिम बजट 2024 से पहले स्वास्थ्य सेवा उद्योग बढ़े हुए व्यय, समान आपूर्ति और उपयोग और रणनीतिक निवेश और प्रोत्साहन की मांग कर रहा है, जो क्षेत्र के भीतर नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देता है। हम 2024 के अंतरिम बजट में स्वास्थ्य देखभाल व्यय के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण देखना चाहते हैं। बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय, जिसमें सामान्य स्वास्थ्य चिंताओं का इलाज करना, आवश्यक दवाएं देना, माताओं और बच्चों की देखभाल, टीकाकरण और अन्य निवारक कार्य शामिल है। भारत स्वास्थ्य प्रणाली की मुख्य समस्याएं। हेक्सा हेल्थ के CEO और सह संस्थापक अंकुर गी-ग्रास ने कहा कि समान आपूर्ति और उपयोग, हाशिए पर रहने वाले समूहों पर ध्यान केंद्रित करना, आउट पेशेंट देखभाल और गतिशील लागत कवरेज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। NTPC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का प्रतिनिधित्व करने वाली NTPC ग्रीन एनर्जी ने 300 मेगावाट तक की भूमि सहित इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण EPC पैकेज के संबंध में बोलियों के लिए निमंत्रण जारी किया है। पूरे भारत में अंतरराज्यीय
पारेषण प्रणाली से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाएं। इस परियोजना में पहचान, अधिग्रहण और स्वामित्व का निर्बाध हस्तांतरण या NEEPCO को भार रहित भूमि का पट्टा शामिल है। इसके अतिरिक्त चयनित डेवलपर को ISTS सबस्टेशन की ग्रिड कनेक्टिविटी की पहचान करना और स्थापित करना आवश्यक है। इंटरकनेक्शन बिंदु पर गारंटीकृत उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए प्रदर्शन परीक्षण सहित सभी EPC गतिविधियों के लिए डेवलपर जिम्मेदार लेता है। इसके अलावा चुना गया डेवलपर कमीशनिंग तिथि से 3 साल की अवधि के लिए परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव की देखरेख करेगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टोफ श्रेलमैन ने पिछले सप्ताह कहा था कि नोएडा अंतर्राज्यीय हवाई अड्डे के पहले चरण को साल के अंत तक चालू करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR, नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए विकसित किया जा रहा है। रनवे डामरीकरण और फर्निशिंग गतिविधि चल रही है। बैगेज सिस्टम लगाया जा रहा है। अगले कुछ महीनों में निर्माण गतिविधियों में तेजी आएगी। श्रेलमैन ने कहा कि हम हवाई अड्डे पर खुदरा और खाद्य एवं पेय पदार्थ अनुभव विकसित करने के लिए भागीदारों के साथ भी काम कर रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट उत्तरी क्षेत्र को छोड़कर क्षमता उपयोग और व्यापक मांग विस्तार को लेकर आशावादी है। प्रबंधन को ये भी उम्मीद है कि देश के चुनावी वर्ष में प्रवेश करने पर भारत की प्राथमिक निर्माण सामग्री के सबसे बड़े निर्माता की लाभ प्रदाता को बढ़ावा देने के लिए ईंधन की लागत में कमी आएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के घटकों पर एक व्यापक नीति प्रोत्साहन के लिए वाणिज्यिक वाहनों को शामिल करना है। स्पेयर पार्ट्स पर माल और सेवा कर, GST पर स्पष्टता और नीति के मोर्चे पर स्थिरता आगामी अंतरिम से उद्योग के खिलाड़ियों की उम्मीदें हैं। पेट्रोल डीजल वाहनों से EV में परिवर्तन के लिए बजट केंद्र सरकार को EV पार्ट्स पर एक व्यापक नीति बनाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उद्योग के भीतर एक समान अवसर स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त EV प्रोत्साहनों में वाणिज्यिक वाहनों को शामिल करना व्यापक विकास को बढ़ावा देने और हमारे साझा दृष्टिकोण के साथ संरेखित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड यानी JSL के MD अभ्युदय जिंदल ने सरकार से आगामी केंद्रीय बजट में कच्चे माल पर आयात शुल्क हटाने का आग्रह किया है। उद्योग जगत के नेता ने कहा कि ये कदम घरेलू खिलाड़ियों को समान अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क BCD लगाने का सुझाव दिया, क्योंकि घरेलू बाजार चीन और वियतनाम जैसे चुनिंदा देशों के सस्ते और घटिया स्टेनलेस स्टील उत्पादों से प्रभावित हो रहा है। CBRE के अनुसार पिछले साल 8 प्रमुख शहरों में औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स स्थानों की मांग अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और लीजिंग गतिविधि में सालाना 8% की वृद्धि हुई। अपनी नवीनतम रिपोर्ट में रियल एस्टेट सलाहकार CBRE ने कहा कि औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स स्थानों की लीजिंग पिछले वर्ष के 36 मिलियन वर्ग फीट से बढ़कर 2023 में 38.8 मिलियन वर्ग फीट हो गई, जो मुख्य रूप से थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स यानी 3PL कंपनियों की मांग से प्रेरित थी। CBRE के भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के अध्यक्ष और CEO अंशुमान मैगजी ने कहा कि जैसा कि हम औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के भविष्य की कल्पना करते हैं, ये मजबूत वृद्धि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद क्षेत्र के लचीलेपन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि शीर्ष 8 शहरों में लीजिंग गतिविधियां 2023 में मजबूत रहीं, जिससे स्थिर वार्षिक स्थान अधिभोग दिखाई दे रहा है। आज के EPC बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।